बच्चों नमस्ते। आज हम लोग लोक साहित्य की अवधारणा इस विषय पर अध्ययन करेंगे। प्रश्न उठता है कि लोक साहित्य किसे कहते हैं, ये क्या है और इसकी परिभाषा क्या है या अथवा इसकी अवधारणा क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है लोक साहित्य, लोक जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य, अर्थात लोक साहित्य की अवधारणा का अभिप्राय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोक करता है। लोक साहित्य उतना ही पुरातन और प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। इसलिए उसमें जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित होता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक मनुष्य समाज का वो वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य होता है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। साधारण जनता से संबंधित साहित्य को लोक साहित्य कहना ज़्यादा समीचीन होगा। साधारण जनजीवन विशिष्ट जनजीवन से भिन्न होता है, अतः जन साहित्य लोक साहित्य का आदर्श विशिष्ट साहित्य से पृथक होता है। किसी देश अथवा क्षेत्र का लोक साहित्य वहाँ की आदिकाल से लेकर के अब तक की उन सभी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है जो साधारण जन स्वभाव के अंतर्गत आती है। इस साहित्य में जनजीवन की सभी प्रकार की भावनाएं बिना किसी बनावट, कृत्रिमता के समाहित होती हैं। यदि कहीं की समूची संस्कृति का हमें अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम हमें वहाँ की लोक साहित्य और लोक संस्कृति का अवलोकन करना पड़ेगा। यह लिपिबद्ध बहुत कम और मौखिक अधिक होता है। हिंदी लोक साहित्य को लिपिबद्ध करने का प्रयास हाल के कुछ वर्षों से किया जा रहा है और अनेक ग्रंथ भी संपादित रूप में सामने आए हैं, परंतु अब भी मौखिक लोक साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है या कहें कि असंग्रहित है। लोक जीवन की जैसी सरलतम, नैसर्गिक, अनुभूतिमयी अभिव्यंजना का चित्रण लोक गीतों व लोक कथाओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। लोक साहित्य में लोक मानव का हृदय बोलता है। प्रकृति स्वयं गाती, गुनगुनाती और इठलाती है। लोक साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन अनुभूतिजन्य होता है। लोक साहित्य का परिचय आदिकाल से श्रुति एवं स्मृति के सहारे जीवित रहने वाले लोक साहित्य के कुछ विशेष सिद्धांत देखने को मिलते हैं। इस साहित्य में मुख्य रूप से वे रचनाएं ही स्वीकार की जाती हैं अथवा
जीवन पाती हैं, जो अनेक कंठों से अनेक रूपों में बन बिगड़कर एक सर्वमान्य रूप धारण कर लेती हैं। यह रचनाक्रम आदिकाल से अब तक जारी है। ऐसी बहुत सी साहित्यिक सामग्री आज भी प्रचलित है, जो अभी एक रूपता ग्रहण नहीं कर पाई है। परंपरागत एवं सामूहिक प्रतिभाओं से निर्मित होने के कारण विद्वानों ने लोक साहित्य को अपौरुषेय की संज्ञा दी है। निश्चय ही परंपरागत लोक साहित्य किसी एक व्यक्ति की रचना का परिणाम नहीं है। वैसे तो इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि एक ही गीत, कथा या कहावत एक स्थान पर जिस रूप में होता है, दूसरे स्थल पर पहुँचते पहुँचते उसका वह रूप बदल जाता है। किंतु कुछ एक अच्छा प्रमाण ये होगा कि सैकड़ों वर्ष से गाए जाने वाले लोक महाकाव्य आलखंड को आज तक एक रूपता नहीं प्राप्त हो सकी। इस कार्य में लोक प्रवृत्ति किसी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती। स्फुट गीतों में तो केवल पंक्तियां ही इधर उधर होती हैं, किंतु प्रबंध गीतों में, कथाओं में घटनाएं भी बदलती रहती हैं। ये सब होते हुए भी उन प्रबंध एवं कथाओं के परिणाम में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं स्वीकार किया जाता। परिणाम एवं लोक प्रचलित सत्य तथा तथ्य को आधार मानकर घटना चक्र मनमाने ढंग से चलाए जाते हैं। राम कथा को ही ले लें। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा वाली बात 100% सत्य है। राम कथा संबंधी जितनी विशिष्ट विविधताएं लोक साहित्य में प्रचलित हैं, यदि उन सबको एकत्र किया जाए तो ये विचित्र प्रकार का लोक रामायण ग्रंथ तैयार किया जा सकता है, जो अब तक के सभी रामाख्यानों से भिन्न स्वरूप का दिखाई पड़ेगा। घटना चक्रों को देखते हुए कभी कभी तो उनकी संगति बैठाना भी कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए लोकगीतों में भी राम जन्म के कई कारण हैं, किंतु एक बहुत ही साधारण कारण ये है कि एक बार जब महाराज दशरथ प्रातःकाल सरयू में स्नान करने जा रहे थे, तो उनका दर्शन सवेरे ही गली में झाड़ू देने वाली हेलेन हरिजन महिला को हो गया और उसने ताना मारा कि आज प्रातःकाल ही संतानहीन व्यक्ति का दर्शन हुआ, पता नहीं कि दिन कैसे बीतेगा। दशरथ को ये बात अखर गई और तभी वे रानी समेत पुत्र प्राप्ति के लिए वन में तप करने चले गए। इस प्रकार दूसरे स्थान पर इसको दूसरे प्रकार से भी लोगों ने दर्शाया है। लोक कथाकार दशरथ को फिर तपस्या वाले स्थान पर ले आता है, जहाँ कथा अन्य रामायणों की कथा से मिल जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो परिणाम में तो नहीं किंतु घटनाओं के मामले में एक नहीं। ऐसे परिवर्तनों एवं संशोधनों को
लोक साहित्य बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेता है। इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अनेक रूपों में होते हुए भी अनेकता में एकता की भावना से युक्त होता है। भाषा के कलेवर को बदलकर भी भाव पक्ष में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। एक ही रचना जो किसी एक स्थल पर वहाँ की बोली में पाई जाती है, वही बहुत दूर दूसरी बोली में भी मिल जाती है। स्फुट गीतों के भावों एवं प्रबंधों की कथाओं की ये यात्रा कभी कभी तो इतनी लंबी होती है कि आश्चर्य होता है। क्षेत्रों एवं देशों की सीमा मनुष्य भले ही निर्धारित कर दे, पर लोक साहित्य इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसा शायद इसलिए संभव हुआ होगा कि यात्रा काल में प्राचीन मानव जब कभी दूर गया होगा तो अपना साहित्य साथ लेता गया होगा और गंतव्य स्थान पर उसकी छाप छोड़ आया होगा, जिसे वहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा। ये क्रम आज भी जारी है। जब कोई ग्राम्या नैहर से ससुराल जाती है तो स्वभावतः वो नैहर की उन लोक रचनाओं को अपने साथ लेती जाती है जो उसे स्मरण रहती है। यदि उसका विवाह मायके की बोली वाले क्षेत्र में हुआ तब तो कोई बात नहीं, किंतु अन्य बोली के क्षेत्र में विवाह होने पर वो नैहर के गीतों को स्थानीय बोली के लहजों में ढाल लेती है। उसे इस कार्य में ससुराल की ग्राम्याओं द्वारा भी सहायता मिलती है। इस प्रकार बनाव बिगाड़ बराबर चलता रहता है। लोक गायक एवं गायिकाओं का ये स्वभाव बहुत दिनों से चला आ रहा है कि यदि उन्हें किसी कवि की रचना पसंद आ गई तो उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी बोली के अनुरूप बना लेती है। ऐसा करते समय कभी कवि का नाम निकाल दिया जाता है और कभी रहने दिया जाता है। प्रमाण के लिए आज भी ऐसे लोकगीत सुने जा सकते हैं जो सूर, कबीर, तुलसी और मीरा के प्रकाशित ग्रंथों में जिस तरह मिलेंगे, लोक गायकों के कंठ पर उसका वह रूप नहीं होगा। किंतु कुछ लोकगीतों में तो अनायास ही उनके नाम डाल दिए गए हैं। ये प्रवृत्ति हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाओं के लोक साहित्य में भी पाई जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे भजन तथा गीत लोक कवियों द्वारा स्वयं बना लिए गए हैं और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उच्च एवं बहुश्रुत कवियों के नाम से जोड़ दिए गए, ताकि अधिकांश लोग ऐसे गीतों को याद कर लें। पर ये बात है नहीं। लोक कवि इसी स्थल पर तो उदार होता है। ऐसे बहुत से भजन लोक जीवन में न जाने कब से चले आ रहे हैं, जिनके रचनाकारों के बारे में आज तक पता ही नहीं चलता। सत्य तो ये है कि इस प्रकार के भजनों की संख्या नामयुक्त भजनों की संख्या से कहीं अधिक है और वे सरसता में भी नामधारी भजनों से कहीं बेहतर हैं। लोक गायकों की एक प्रवृत्ति ये भी होती है कि वे स्थानीय घटनाओं को तुरंत भावबद्ध कर लेते हैं, जैसा 1934 के बिहार भूकंप के समय हुआ था। बहुत दिनों से चली आ रही आंचलिक कथात्मक सामग्रियां इस प्रवृत्ति की देन है। घटना प्रधान प्रबंध एवं लोक कथाएँ इस प्रवृत्ति से जन्म तो पा जाती हैं, किंतु दीर्घ जीवन मात्र उनको मिलता है जो जनमानस को अधिक कुशलता के साथ छूती हैं। लोक साहित्य की विशेषताएं।
लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर के साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण वस्तु लोक जीवन में ग्रहित चरित्रों, भावों, प्रभावों तक सीमित है। ये तो लोक साहित्य की पहली मर्यादा हुई। इसकी दूसरी मर्यादा है उसकी रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का समवेत योगदान। यही कारण है कि लोक साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति लोक की छाप होता है। शिल्प विधान की बात करते समय हम जब इन दो मुख्य मर्यादाओं को, विशिष्टताओं को सामने रखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिल्प विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल दिखलाई नहीं देता, क्योंकि शिल्प का विधान यदि हमें दिखता है तो वो सामाजिक समरसता की विशेषता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही है। वैसे प्रचलित अर्थ में शिल्प विधान की बात यहाँ नहीं उठाई जा सकती है। लोग समझते यही हैं कि शिल्प के पीछे एक पूर्व चिंतित व्यापार अवश्य सन्निहित होता है और चूंकि लोक साहित्य में ऐसा कोई व्यवहार या व्यापार होने की संभावना नहीं है, इसलिए उसके शिल्प विधान की बात ही नहीं उठती। पर तात्विक दृष्टि से देखने पर शिल्प विधान का अर्थ है अभिव्यक्ति को अभिव्यंज्य से जोड़ना। लोक साहित्य में शिल्प विधान अपने उत्कर्ष पर है क्योंकि वो सबसे अधिक यहीं पर निरभिमान, निर्व्यास और निसर्गोद्भूत है। लोक साहित्य के प्रकार, ये मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है। नंबर 1 लोकगीत, नंबर 2 लोक गाथा, नंबर 3 लोक कथा और नंबर 4 लोक नाट्य। लोक गाथा और लोक कथा में भेद इतना ही है कि लोक गाथा एक लंबे आख्यान के रूप में चलती है और इसमें प्रबंध योजना गाथा प्रधान न होकर के रस प्रधान होती है, जबकि लोक कथा गद्यात्मक होने के साथ साथ कथा प्रधान या दूसरे शब्दों में घटना प्रधान हुआ करती है। लोक नाट्य जनसुलभ रंगमंच को दृष्टि में रखकर आंगिक और वाचिक अभिनय पर आधारित स्वांग या लीला तक सीमित रहता है। इसमें सामयिकता का विशेष ध्यान रहने के कारण स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता नहीं होती है। लोक कथाओं और लोक गाथाओं में कथा शिल्प ही प्रमुख रहता है। केवल लोकगान ऐसा प्रकार है जिसमें अपने समग्र रूप में शिल्प विधान विकसित हो सकता है। इन चारों प्रकार के रूपों में शिल्प विधान के ये अंग समान रूप से अपेक्षित हैं। लोक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। लोक साहित्य की जो अपनी विशेष प्रवृत्तियाँ हैं वे उतनी ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन ये साहित्य है। इन प्रवृत्तियों की पुष्टि को ही विशाल एवं विभिन्न रचना कराने का श्रेय है। सुविधा के लिए इन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। देवी देवताओं एवं प्राकृतिक उपलब्धियों पर आधारित साहित्य। एक तो आदिकाल से
मानव के प्रकृति प्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी परिणामों से प्रभावित होने के कारण उन पर जो विश्वास आरोपित किया, इससे संबंध साहित्य इसके अंतर्गत आता है। इसमें भक्ति एवं भय दोनों प्रकार की भावनाएं सन्निहित होती हैं। देवी देवताओं की पूजा के लिए रचित उनके भजन, कीर्तन तथा अंधविश्वासों से संबंधित साहित्य, टोना टोटका, मंत्र एवं जादू इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ विश्वासों को आंचलिक और कुछ को व्यापक महत्व दिया जाता है। स्थानीय उपलब्धियों पर स्थानीय और व्यापक पर व्यापक रचनाएं मिलती हैं। धरती, आकाश, कुआं, तालाब, नदी, नाला, डीह, मरी, मसान, वृक्ष, फसल, पौधा, पशु, दैत्य, दानव, देवी देवता, कुल देवता, ब्रह्म एवं तीर्थ आदि पर जो मंत्र या गीत प्रचलित हैं वे इसी के अंग हैं। जब भी ग्रामीण कोई शुभ कार्य, जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार तथा खेती बाड़ी, फसल की पूजा, गृह निर्माण, कूप निर्माण, मंदिर और धर्मशाला का निर्माण और परमार्थ संबंधी अन्य कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उससे संबंध देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन गीतों अथवा मंत्रों का प्रयोग होता है वे सब इस साहित्य में आते हैं। लोकाचार के लिए रचित साहित्य, इसके अंतर्गत आचार विचार एवं व्यावहारिकता तथा विभिन्न लोक मान्यताओं के से संबंध साहित्य आता है। आचार विचार के लिए रचित साहित्य में भावनाओं और मान्यताओं का प्रवेश है, किंतु व्यवहार के लिए रचे गए साहित्य में ये बात कम देखने को मिलती है। व्यवहार की विशेषता लोक साहित्य में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। आपसी व्यवहार की बात तो जाने दें, यहाँ सांप को भी दूध पिलाया जाता है, वृक्ष, बरगद, पीपल आदि को भी बाबा कहा जाता है और बदली तथा नदियाँ बादल का रूप ग्रहण करती हैं। इसी तरह अनेक अमानवीय तत्वों से तथा हिंसक जंतुओं से संबंध जोड़कर सारी सृष्टि को एक रूप में बांधने वाला जो साहित्य है वो लोकाचार से संबंधित साहित्य है। वैज्ञानिकता पर आधारित साहित्य भी हमें उपलब्ध होता है। इसको हम वैज्ञानिकता पर आधारित लोक साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ऋतु विद्या, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं शगुन, शुभ लगन आदि से संबंधित साहित्य आता है। लोक जीवन में इस प्रकार के साहित्य को आधुनिक वैज्ञानिक युग में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनमें पूर्वाचार्यों द्वारा विचारित निर्धारित अनुभूतियाँ, नियमों और तत्संबंधी उपदेशात्मक बातों का समावेश होता है। ये मान्यताएं प्रायः परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरती हैं, किंतु साथ ही कुछ अपवाद भी हैं। ऋतु विज्ञान के अंतर्गत अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि के कारणों तथा तज्जनित क्षतियों और उनसे बचने के उपायों की ओर संकेत किए गए हैं। इस प्रकार के वैज्ञानिक साहित्य के आधार पर परंपरागत अनुभव ही होते हैं। चूँकि वो अनुभव बहुत पक्के होते हैं, इसलिए लोकगीतों की भांति इनके बनने बिगड़ने की संभावनाएं कम हुआ करती हैं। इसी प्रकार से यही विद्या कृषि विज्ञान और शकुन विज्ञान के लिए भी रचे गए साहित्य में अपनाई जाती है। शकुनी विचार संबंधी साहित्य में मुख्य रूप से यात्रा आरंभ करने के लिए कालक्रमानुसार शुभ लक्षणों को देखते हुए या तो आदेश दिए गए हैं या अपशकुनों के कारण यात्रा आरंभ के लिए मनाही की गई है। यदि यात्रा बहुत ही आवश्यक हो और दिनों की गणना में उसका समय अनुकूल न पड़ता हो तो उससे बचने के लिए उपाय बताए गए हैं। ऋतु
मानव लक्षणों एवं पशु पक्षियों की विभिन्न हरकतों द्वारा भी शकुन अपशकुन की जानकारी इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत कराई जाती है। जैसे वर्षा काल में घर नहीं छोड़ना चाहिए, मुंडेर पर यदि प्रातःकाल काग बोले तो उसे किसी प्रियजन के आगमन की सूचना समझनी चाहिए इत्यादि। जातीय लोक साहित्य, ये भी लोक साहित्य की एक विधा हमारे सामने आती है। संपूर्ण लोक साहित्य का एक सर्वमान्य रूप होता ही है, किंतु साथ ही विभिन्न जातियों की परंपरागत संस्कृतियों पर आधारित साहित्य भी होता है। इनमें जनजातियों के निजी देवी देवता, कुल देवता के आदेश तथा आचार्यों एवं संत महात्माओं द्वारा बताए गए नियम, उपनियम और उनकी वाणी शामिल होती है। विभिन्न जातियों जैसे नाई, धोबी, अहीर, चमार, कुर्मी, कोयरी, नोनिया, बार, भाट आदि एवं वन्य तथा अन्य जातियों की पृथक पृथक संस्कृति जातीय लोक साहित्य के अंतर्गत आती है। यदि ये कहा जाए कि कहीं का संपूर्ण लोक साहित्य वहाँ की विभिन्न जातियों की सामूहिक संस्कृति का प्रतीक होता है और अनुपयुक्त नहीं होगा। जातीय साहित्य को निकाल देने का लोक साहित्य का जो रूप बच जाएगा वो उसका सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक साहित्य की जो अवधारणा है वो काफ़ी व्यापक है और इसके अंतर्गत लोक जीवन के समस्त अंगों, उपांगों, मान्यताओं, उपमान्यताओं का समावेश हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज की इस कक्षा में इतना पर्याप्त है और फिर कभी हम लोग उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।